आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे बेरोजगार पत्नी का भी मेंटेनेंस बंद हो सकता है। मेंटेनेंस से कैसे बच सकते हैं, किन कारणों से बच सकते हैं, कोर्ट में आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और आप जो कोर्ट में कहने वाले हैं आपकी बात पर कोर्ट क्यों भरोसा करेगी, ये भी बताएंगे। और अगर आप कोर्ट में इस लाइन को बार बार रिपीट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पत्नी को भरण पोषण ना मिले, चाहे पत्नी के पास में आय का कोई भी साधन ना हो, यानी कि पत्नी बेरोजगार भी है तो भी कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है या फिर मिनिमम भरण पोषण का कोर्ट आदेश कर सकती है। जय जिनेंद्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस के केस में आपको तत्काल न्यायालय में उपस्थित होना है और न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखना है और लगातार न्यायालय को इस बात का भरोसा दिलाना है कि पत्नी कमाने में सक्षम है। अगर आपके पास में पत्नी की इनकम का कोई प्रूफ नहीं है तो, और प्रूफ है तो तत्काल आप कोर्ट को दे दीजिए कि हुजूर देखिए मेरी पत्नी कमा रही है, उसकी आय है, और अगर नहीं है तो पहले थी तो उसका प्रूफ, और कोई भी प्रूफ नहीं है तो लगातार आपको न्यायालय में कहना कि मेरी पत्नी कमाने में सक्षम है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरे घर पे थी तो जॉब करती थी, कोई बिजनेस करती थी, बच्चों को ट्यूशन देती थी, कढ़ाई बुनाई सिलाई डांसिंग क्लास ये सब करती थी, और जिससे अच्छी खासी इनकम होती थी, या ब्यूटी पार्लर चलाती थी, XYZ यानी कि जो भी काम होते हैं महिलाएं करती हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं कि ये करती थी और इससे इनकम थी। तो जब मेरे घर पर रह के कर सकती है तो अपने मायके में जाकर क्यों नहीं कर सकती। तो लगातार आप एक ही एक बात को बोलते हैं और आपके गवाह भी इसी बात का समर्थन करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोर्ट मान सकती है कि पत्नी कमाने में सक्षम है, इसलिए या तो मेंटेनेंस ना दिया जाए या फिर मिनिमम भरण पोषण दिया जाए, क्योंकि कानून ये कहता है कि अक्षम पत्नी भरण पोषण पति से ले सकती है। तो यहां पर अक्षम और सक्षम ये परिभाषा आप न्यायालय में बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि न्यायालय इस परिभाषा के अकॉर्डिंग पत्नी को सक्षम मान ले और इस वजह से पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दे, या फिर मिनिमम भरण पोषण का आदेश करे, या आपका मेंटेनेंस का आदेश पहले हो चुका है उसे रद्द कर दे। ये सब कुछ हो सकता है। नंबर 2, अगर आपके पास में कोई भी सबूत है, अगर आपके पास में कोई भी सबूत है पत्नी के विरुद्ध, जैसे अडल्ट्री का, क्रूरल्टी का, इनकम का, धर्म परिवर्तन कर लेने का, अपनी मर्जी से अलग रहने का, तो आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। इससे भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। नंबर 3, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था और आपने सेक्शन 9 दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर दिया था, और दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस में पत्नी ने लापरवाही की, नहीं आई, या फिर केस हार गई, तो ये भी एक बड़ा ग्राउंड बनता है कि जहां पर पति के विरुद्ध कोई भी सबूत ना दे पाना, लगाए गए किसी भी आरोप का सबूत ना देना, और दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस की डिक्री पति के फेवर में आना, कहीं ना कहीं यह साबित करती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो जो पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अलग रहती है उसे भरण पोषण कानून के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता है। तो ऐसे मामले में भी कोर्ट वाइफ को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है, या फिर मिनिमम मेंटेनेंस दे सकती है, या फिर जो दे रही है उसे बंद कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है। नंबर 3, मेंटेनेंस के केस में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, तत्काल उपस्थित हो जाएं। न्यायालय के डॉक्यूमेंट्स रिप्लाई मांगने के पहले ही आप सारी चीज़ें कोर्ट में सबमिट कर दें और न्यायालय से निवेदन करें कि हुजूर इस केस में फाइनल आदेश हो, ना कि इंटरिम हो, क्योंकि हमने सब कुछ दे दिया है, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट फाइनल पे जाएगी और फिर आप मांगिए वाइफ से लगाए गए आरोपों के सबूत। अगर पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं है
तो भी कोर्ट ये मान सकती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, और ऐसी परिस्थिति में एक बेरोजगार पत्नी का भी भरण पोषण कोर्ट बंद कर सकती है, केस डिसमिस कर सकती है, या फिर मिनिमम भरण पोषण तय कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपके मामले में बच्चे हैं तो उन मामलों में भरण पोषण बच्चे के लिए तय होगा। लेकिन यहां पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कई केसेस में देखने को मिलता है, आप कहते साहब मेरा बच्चा है मैं तो दूंगा, ठीक है आप दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कितना, जितना बच्चे के लिए जरूरत उतना। ऐसा नहीं कि बच्चे को जरूरत है 1,000 की और लग रहा 5,000, तो ये आपकी गलती से ऐसा हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और आप अपने केस में मेंटेनेंस के मामले बराबर ध्यान रखिए। समय पर न्यायालय पहुंचिए, हील हवाली मत करिए और कोशिश करिए कि समय पूर्व भी आप सारी परिस्थितियों को कोर्ट के समक्ष रखते हैं। जो भी तथ्य और सबूत हैं उन्हें कोर्ट के समक्ष रखें और मेंटेनेंस देने से हो सकता है कि आप बच जाएं। लग गया है मेंटेनेंस तो कोर्ट उसे बंद कर सकती है। साथ ही अगर आप कहीं से भी आरटीआई से जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो, आप वहां से पत्नी की या पति की सैलरी और प्रोविडेंट फंड की जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन जब भी आप आरटीआई लगाते हैं और जानकारी मांगते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, आरटीआई के फॉर्म में आपको ये लिखना है, नाम लिखते समय, क्योंकि पत्नी का सरनेम मायके का अलग हो सकता है, ससुराल का अलग हो सकता है, तो यहां पर पत्नी का नाम लिखते समय पत्नी का नाम लिखें, श्रीमती फला फला, सरनेम दोनों लिखें, एक कोष्टक में कर दें, एक वैसा लिख दें, और फिर उसके बाद हस्बैंड ऑफ, पति का नाम, सरनेम, फिर डॉटर ऑफ, किसकी बेटी है, उसके पिता का नाम लिखें और सरनेम लिखें, ताकि आरटीआई वाले को ये पता लग जाए कि भाई ये जो आरटीआई की डिमांड कर रहा है ये इसका हस्बैंड है। पता लगा उसने वहां पर अपने आप को अनमेरिड लिखा है, वो जहां जॉब कर रही हो, तो भाई हस्बैंड का नाम तो आएगा नहीं, ना ही इधर का सरनेम आ रहा है, ना ही हस्बैंड का नाम आ रहा है, तो वो बोलेंगे आप कौन, थर्ड पार्टी हो आप, तो आपको नहीं देते, तो वो आपको देने से इनकार भी कर सकते हैं। अब कई बार आरटीआई देते समय उनको एक ये संदेह होता है आप क्यों मांग रहे हैं, कोई कारण तो नहीं है, हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ और विवाद चल रहा हो तो उनको लगे यार इस कारण से तो नहीं मांग रहे, तो देने में हिला हवाली कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक नोट लिखें नीचे, नोट लिख दें नीचे कि सर फला फला कोर्ट में मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध भरण पोषण का मामला दर्ज कराया है, जिसमें इतने रुपए महीने की मेंटेनेंस की डिमांड की है, जिसका केस क्रमांक ये है और फला कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। तो मुझे वहाँ पर पत्नी की इनकम साबित करने के लिए इस आरटीआई की आवश्यकता है। तो वो लोग ये देख के कि हाँ भाई इनका वहाँ है, और वो केस नंबर भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि हाँ केस तो चल रहा है, सही बात कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको आरटीआई की कॉपी मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी संस्था हो। और आवश्यकता पड़े तो आप जजमेंट भी इसमें लगा सकते हैं, जो कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं कि आप हस्बैंड या वाइफ की सैलरी और प्रोविडेंट फंड की जानकारी ले सकते हैं। प्रोविडेंट फंड की जानकारी भी लेना आवश्यक है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड सैलरी का 50% तक कट सकता है, मिनिमम 12.5%, मैक्सिमम 50%। तो पता लगा सामने वाले व्यक्ति ने अपना प्रोविडेंट फंड ही आधा कर लिया, तो सैलरी आधी हो जाएगी, इसलिए प्रोविडेंट फंड प्लस सैलरी की दोनों जानकारी आपको लेना है। जजमेंट चाहिए वो हम आपको दे देंगे। तो इस तरह से आप आरटीआई की कॉपी लगा के भी मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।